चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो बोहर्स एटॉमिक मॉडल का पार्ट 2 है, जिसमें हम एनर्जी को जो है फाइंड आउट करने की डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बोहर्स एटॉमिक मॉडल पार्ट 2 है, जिसमें हम एनर्जी को डिराइव करने की डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने रेडियस को डिराइव करना सीखा था। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी होती है ना, वो दो एनर्जीज का मिक्सचर होती है। कौन कौन सी एनर्जीज? एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हमने किसी चीज की टोटल एनर्जी डिस्कस करनी है तो हम क्या करते हैं, हम जो टोटल एनर्जी है ना उसको हम पार्ट्स में लेते हैं, यानी कि वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की कंपोजिशन होती है, जो हमारी टोटल एनर्जी होती है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, हमने उसकी एनर्जी फाइंड आउट करनी है ना, कि हमने जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किस एनर्जी से क्या कर रहा है, हमारे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो हम सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की देख लेते हैं। तो हम हाइड्रोजन एटम की एग्जांपल लेंगे, क्योंकि बोहर ने हमारे पास हाइड्रोजन एटम को ही जो है यूज करके रेडियस भी निकाला है और एनर्जी भी निकाली है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास हेंस the potential energy of the electron can be find out by determining the work done of the electron, work done by the electron। ठीक है, तो अब हमने इस पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन की, जब हम वर्क डन को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो वर्क डन इक्वल होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस के बराबर। ठीक है, तो हमारे पास हमने पढ़ा है, जो आपके पास रेडियस वाली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का, तो हम उसको किससे शो करते हैं? ZE² ओवर 4πε0 और R से। ठीक है, ये अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको इससे पता चल जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो कितना, बाय डिटरमाइनिंग द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन विच ट्रेवल्स द डिस्टेंस dr। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है वो कितना है? dr है, जो कि उसने ट्रेवल किया है। तो ये हमारे पास dr हो गया। ठीक है, अब हमने क्या देखना है? अब हमने ये देखना है, we have to find the work done by the electron of the electron in bringing it from infinity to the point near the nucleus। अब हमने क्या करना है, हमने इलेक्ट्रॉन का वो वाला वर्क डन फाइंड करना है जो इलेक्ट्रॉन पे हमने किया है जब हम इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से उठा के कहाँ लेके आ रहे थे? न्यूक्लियस के करीब लेकर आ रहे थे।
क्योंकि अब बोहर ने ये बात अज्यूम की थी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व तो कर रहा है, लेकिन वो इन्फिनिटी में है, यानी वो एक खास ऑर्बिट में नहीं है, बल्कि वो इन्फिनिटी में है। और हमने उस इन्फिनिटी से उसको उठा के न्यूक्लियस के करीब लेकर आना है, ऑर्बिट के अंदर लेकर आना है। ठीक है, तो उस पर कोई वर्क डन करना पड़ेगा ना, तो वही वर्क डन हमने फाइंड आउट करना है। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए ना हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करना है। हेंस इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1 between the limits of infinity and distance r। ठीक है, तो अब हमने डिस्टेंस r और इन्फिनिटी की लिमिट्स के बीच में ना इंटीग्रेशन का फंक्शन लगाना है हमारे इलेक्ट्रॉन के वर्क डन पे। तो ये मैं आगे लिख देती हूँ। तो हमारे पास अब इक्वेशन बनी थी, एनर्जी इज इक्वल टू Ze²/4πε0r इंटू dr। ठीक है, तो अब हम जब इस पे फंक्शन लगाएंगे, फंक्शन हमने r और इन्फिनिटी के बीच में लगाना है, इंटीग्रेशन लगानी है, Ze²4πε0r इंटू dr। ठीक है, जब फंक्शन लगेगा, अप्लाई होगा, तो हमारे पास Ze²4πε0 इधर ही रह जाएगा, और हमारे पास जो dr/r है वो इधर अलग आ जाएगा, क्योंकि हमने जो डिस्टेंस वाली वैल्यूज है ना उनके ऊपर इंटीग्रेशन लगानी है। तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी Ze²/4πε0 -1/r। ठीक है, तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा Ze²/4πε0 -1/r। ठीक है, जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आई -Ze²/4πε0r। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है। ठीक है, जो कि हमने अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है, जो हमने टोटल एनर्जी की लिखी थी। अब इधर सोचने की बात है कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है ना उसकी वैल्यू नेगेटिव में क्यों है। इसकी ये वजह है कि हमारे पास, हम जब इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो उसके ऊपर कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा होता, क्योंकि उसने कहीं भी मूव नहीं करना, तो उसने वर्क डन भी नहीं करना, उसने ना तो फोर्स लगानी है, ना तो किसी डिस्टेंस पे उसने मूव करना है, तो उसके ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से उठा के किसी न्यूक्लियस के करीब लेकर आते हैं या किसी ऑर्बिट के अंदर लेकर आते हैं, तो उसकी जो, उसके ऊपर वर्क डन अप्लाई हो रहा है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है ना वो जीरो से लेस हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए उसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू के साथ। ठीक है, तो इसलिए इधर नेगेटिव साइन जो है वो आया हुआ है। तो ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट जो है ना हमारे पास एनर्जी की, हमने जो इक्वेशन लिखी थी वो क्या थी, एनर्जी काइनेटिक प्लस एनर्जी पोटेंशियल। तो इसमें अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। हमें पता है हमारे पास जो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, ½ mv² के बराबर। ठीक है, और प्लस, और ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है -Ze²4πε0r। ठीक है, अब हमारे पास जो एनर्जी है उसकी वैल्यू आ जाएगी ½ mv², प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, Ze²/4πε0 और r। ठीक है, तो इधर तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हमें एक चीज, हमने जो रेडियस वाला हमारा टॉपिक था उसमें हमने एक चीज ऑब्जर्व की थी
कि जो mv स्क्वायर की वैल्यू है ना वो हमने वहां निकाली थी। तो हमें पता है एज वी नो दैट mv स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। ठीक है, अगर आपने वो पिछली मेरी वीडियो नहीं देखी ना तो वो आप जाके देख सकते हैं। उसके अंदर ये सारी जो हमने इक्वेशंस है ना ये डिराइव की हुई हैं। तो एम वी स्क्र इज इक्वल टू जेड स्क्र ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर होता है। तो हम इसकी जगह ये वैल्यू इधर अप्लाई कर सकते हैं। तो इधर हम 1/2 जेड स्क्र एम वी स्क्र की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे और माइनस वही जेड स्क्र ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 2 जार 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जेड स्क्र 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक ही इक्वेशन इधर आ जाएगी माइनस जेड स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एनर्जी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम इधर एक और चीज देख लेते हैं। जो हमने एनर्जी की वैल्यू इधर निकाली है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास हमें पता है जो रेडियस की हमने वैल्यू देखी थी जब हम रेडियस वाली डेरिवेशन कर रहे थे। तो हमने रेडियस की वैल्यू निकाली थी जो कि हमारे पास आती थी एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर पाई एम जेड ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी मेरी लास्ट वीडियो में ये इक्वेशन डिराइव हमने की हुई है। तो वहां से हमने ये इक्वेशन ली है। तो हम रेडियस की जगह ये इक्वेशन पुट आराम से कर सकते हैं। तो हमारे पास अब दोबारा से हम जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, जब हम वैल्यू पुट कर रहे थे तो हमने डिनोमिनेटर को ऊपर रखा था, न्यूमिनेटर को नीचे रखा था। इधर भी वही कुछ होगा। तो हम ये वाली जो चीज है ये ऊपर जाएगी। किस तरह, पाई एम, और ये जो है ये इधर आके क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर और ई की पावर 4। ठीक है, ये माइनस में है। उसके बाद ये वैल्यू जाएगी इधर 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ठीक है, पाई। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास आर है और उसके बाद आ जाएगा एन स्क्वायर और एच का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू, अच्छा आर की वैल्यू तो हमने सब्सटीट्यूट कर दिया तो वो नहीं आएगी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, तो इधर अगर हम देखें तो इधर हमारे पास एक कटिंग हो रही है, जैसे कि ये पाई जो है वो पाई से कैंसल आउट हो रहा है। तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर हम इधर देखें तो इधर जैसे हमने रेडियस वाली इक्वेशन में एन को अलग कर लिया था ना, उसी तरह इधर भी हम एन को अलग कर लेते हैं। किस तरह, माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 ओवर 8 पाई 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर इंटू 1 ओवर एन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इस तरह हमने इसको डिराइव कर लिया। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है कि अगर हम इन वैल्यूज को क्या करें, इनकी वैल्यूज को आपस में यानी सॉल्व कर लें ना, कि इसकी मैस की वैल्यू लिख दें, चार्ज की लिख दें, इसकी लिख दें, एप्सिलॉन नॉट की लिख दें, एच की लिख दें, तो हमारे पास ना एक वैल्यू आती है जो कि हमारे पास बनती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1 ओवर एन स्क्वायर जाउल। क्योंकि एनर्जी को हम जाउल में शो करते हैं तो ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ गई। ठीक है, लेकिन अगर हम इधर एक चीज देखें
तो हम ये देखें कि हमारे पास जो ये एनर्जी है, ये तो हमारे पास एक, यानी हमने तो इलेक्ट्रॉन की फाइंड करनी थी ना एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है ना, फॉर एनर्जी ऑफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम किस तरह लिखते होते हैं, जाउल पर एटम के हिसाब से। ठीक है, तो जाउल पर एटम, और ये वाली एनर्जी किस में निकली है, सिर्फ जाउल में निकली है। तो हमने इस एनर्जी को जाउल पर एटम में कन्वर्ट करना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम इस वाली वैल्यू को एवोगैड्रस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह अगर हम करें तो हमारे पास जो ई एन की वैल्यू है वो किस तरह आएगी, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10⁻23 जो एवोगैड्रस नंबर है, डिवाइड कर देंगे 1000 से और 1/n² वैसे का वैसे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1313.315/n² किलो जाउल पर मोल। ठीक है, तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ना, ये हमारे पास जो इक्वेशन है, ये एनर्जी की इक्वेशन आती है, जिसमें अगर हमें एन की वैल्यू पता हो तो हम आराम से किसी भी शेल का या किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम इधर एन की वैल्यू 1 पुट करें, 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, यानी कि हमारा जो पहला शेल है उसमें इतनी एनर्जी जो है उस ऑर्बिट्स के बीच में होती है। अगर हम इधर E1 है ये, अगर हम इधर E2 देखें, यानी कि -1313.315 और 2 का स्क्वायर, तो ये आती है -328.2 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, तो ये एनर्जी की वैल्यूज आती हैं अगर हमें एन की वैल्यू पता हो तो। ठीक है, अब हम ना ये हमारे पास एनर्जी की इक्वेशन आई है, इससे हम ना डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि दो ऑर्बिट्स के बीच में कितनी एनर्जी डिफरेंस है। तो हमारे पास अगर हमने E2 माइनस E1 फाइंड करना है, यानी कि E2 आया था -928 और 928 नहीं, हमारे पास आया था 328.2 और माइनस अगर इसको करें -1313.31 से, तो हमारे पास वैल्यू आती है -928 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, इतनी आती है, अप्रोक्सीमेटली इतनी आती है। तो हम इधर देखें तो हमारे पास ना डिफरेंस हमें पता चल गया कि अच्छा, जो हमारा दूसरा ऑर्बिट है और हमारा पहला ऑर्बिट है उसमें कितने एनर्जी का डिफरेंस है, -928 किलो जाउल पर मोल जो एनर्जी है ना उसका डिफरेंस है। तो इसी डिफरेंस को अगर हम हाइड्रोजन एटम में देखें, हाइड्रोजन एटम में हम ई इंफिनिटी और E1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 13 इंफिनिटी तो होता है 0, ठीक है, और ये माइनस। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आएगी -1313.31 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये डेल्टा ई हमारे पास, ये हाइड्रोजन के हिसाब से हम देखें तो ये हाइड्रोजन की, जब एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन की वैल्यू जो है वो एक्सपेरिमेंट से क्या किया, डिराइव किया, तो उनके पास आया कि हाइड्रोजन एटम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू होती है ना वो भी यही होती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बोहर मॉडल है वो इससे ज़्यादा अच्छा प्रूफ हो गया कि हाइड्रोजन के एक ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए हमें आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी देनी पड़ती है,
-1313.31 किलो जाउल पर मोल, जो उसकी क्या है, उसकी दो ऑर्बिट्स के बीच की एनर्जी है, जिससे हमारे पास हमारा बोहर मॉडल जो है वो प्रूफ हो गया और एनर्जी की जो इक्वेशन है वो भी प्रूफ हो गई। जब हमने डिफरेंसेस निकाले एनर्जी के बहुत ज्यादा, तो हमें पता चला कि जैसे जैसे हमारे पास ऑर्बिट्स का नंबर इंक्रीज करता जाता है, हमारी एनर्जी डिफरेंस जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है। जैसे E2 माइनस E1 की एनर्जी सबसे ज्यादा है, उसके बाद E3 माइनस E2 की एनर्जी उससे कम, और उसके उसके बाद E4 माइनस E3 की एनर्जी उससे कम, फिर हमारे पास E5 माइनस E4 की एनर्जी उससे कम। यानी कि जो ये क्या होता जा रहा है, एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, एनर्जी डिफरेंस जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास जैसे जैसे ऑर्बिट्स इंक्रीज करते जाते हैं, वैसे वैसे एनर्जी डिफरेंस जो है वो कम होता जाता है। ये हमें भी बात पता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। जो अब बाद में जो है प्रिडिक्शंस हुई, बाद में हमारे पास डिस्कवरीज आई, उन्होंने भी ये बात प्रूव की कि जो न्यूक्लियस है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाता है, उसमें क्या होती जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग एनर्जी जो है वो कम होती जाती है, या हमारे पास जो है शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो ये बात जो है बोहर मॉडल ने बहुत पहले ही इस चीज को प्रूव कर दिया था, तो इसलिए हमारे पास जो बोहर मॉडल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो बोहर मॉडल है उसके कुछ डिफेक्ट्स भी हैं, जो कि हम इधर देख लेते हैं। डिफेक्ट्स यहाँ कौन कौन से हैं बोहर मॉडल के? बोहर मॉडल के डिफेक्ट्स क्या हैं कि सबसे पहले तो जो बोहर मॉडल है वो स्पेक्ट्रम जो है ना उसे नहीं स्टडी कर सका। ठीक है, जो हम आज स्पेक्ट्रम डिस्कस करते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, उसको बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वहाँ एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड क्यों नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो जीमान इफेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पे होता है, उसको वो स्टडी नहीं कर सका। स्टार्क इफेक्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है, उसे भी बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फोर्थ जो है वो पॉली एटॉमिक जो स्पीशीज है ना, ये तो हाइड्रोजन एटम की बात थी ना, जो पॉली एटॉमिक स्पीशीज हैं उनके अंदर जो एनर्जी डिफरेंस है, या उनके अंदर जो रेडियाई है एनर्जी का, क्वांटाइज्ड एनर्जी जो भी कॉन्सेप्ट है, उसे बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक है, और हमारे पास जो बोहर मॉडल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो कॉन्सेप्ट है, उसे भी बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है बोहर मॉडल के कुछ डिफेक्ट्स हैं, जो बाद में जो न्यू साइंटिस्ट आए बोहर के बाद, उन्होंने इस चीज़ को क्या किया, स्टडी किया। लेकिन फिर भी हमारे पास जो बोहर मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारी केमिस्ट्री की, हमारे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसकी फील्ड में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको केमिस्ट्री की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलें, और मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों की वजह से। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।